Hello students, next topic is nuclear stability. In previous lecture we had discussed about binding energy curve and packing fraction. सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से क्या प्रिडिक्ट किया कि जिन न्यूक्लियाइज के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर होगी दोज न्यूक्लियाई विल बी मोर स्टेबल इन कंपैरिजन विद द न्यूक्लियाई विच हैव लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो बाइंडिंग एनर्जी के कंटिन्यूएशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो भी एक सक्सेसफुल वे है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए. तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो से ये ऑब्जर्व किया गया कि जिन न्यूक्लियाइज के लिए जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर कम है मींस जो लाइट न्यूक्लियाइज हैं मींस मास नंबर लेस देन 20, उन केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. बट जैसे जैसे हम हायर मास नंबर की तरफ मूव करते हैं आफ्टर 20, इन केसेस इन न्यूक्लियाई के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ग्रेटर है. मींस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं और कंपैरिजन विद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. जैसे कि हम एग्जांपल लें कि आप देखें कि अगर हम आयरन का एग्जांपल लें तो आयरन का मास नंबर कितना है? 56 और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? 26. मींस एटॉमिक नंबर कितना है? 26. तो इस केस में प्रोटॉन्स कितने हैं? 26 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 30. मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सिमिलरली आप मरकरी का भी एग्जांपल देख सकते हैं. तो मरकरी का मास नंबर कितना है? 20 और एटॉमिक नंबर 80. सो प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? 80 और न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? 120. इन दिस केस ऑल्सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखें कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का क्या मतलब है. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है. और पॉजिटिव चार्जेस आप देखें कि लाइक चार्जेस में हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे पॉजिटिव चार्ज इतने स्मॉल एरिया में डेंसली पैक्ड हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस प्रेजेंट है जो उन्हें स्मॉल डेंस स्पेस में टाइटली पैक्ड करते हैं. तो बट जैसे जैसे स्मॉल डेंस स्पेस में जिसमें न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं वहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने स्टार्ट होते हैं. तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पिक्चर में आ जाती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन डोमिनेट करती है इन कंपैरिजन विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसके कारण न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अनस्टेबल. तो न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए मींस एक स्टेबल न्यूक्लियस के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस के बीच में बैलेंस होना चाहिए. मींस कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो डोमिनेट नहीं करनी चाहिए कंपैरिजन विद द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियस में जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं इन कंपैरिजन विद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में उनके बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ना हो और वो न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस हो और एक बैलेंस हो किनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के. तो इसीलिए न्यूक्लियस में जब हम हैवी मास नंबर की तरफ मूव करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर होते हैं कंपैरिजन विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो एक सक्सेसफुल वे है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन से न्यूक्लियस स्टेबल होंगे और कौन से न्यूक्लियस अनस्टेबल होंगे. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाइज के केसेस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो अप्रोक्सीमेटली 1:1 होती है. लेकिन जैसे जैसे आप हैवी न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं ये रेशो 1.5:1 के इक्वल होती है. आप न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो के साथ साथ आप इसका ग्राफ भी देखें. इसमें एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है? एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. तो
नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होंगे कंपैरेटिवली नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होंगे। कि अगर हम लाइट न्यूक्लियाई तक बात करें, आप देखें कि लाइट न्यूक्लियाई के केस में क्या है कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। और ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए है? उन न्यूक्लियाइज को शो करेगी जो न्यूक्लियाई इस लाइन पे लाई करेंगे। वो क्या शो करते हैं कि उनके लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या होगी? 1:1 रेशो होगी। मीन्स जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो आप देखें कि जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि लाइट न्यूक्लियाई तक, जब तक न्यूक्लियाइज का मास नंबर कम है वहाँ तक नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल है। बट जैसे जैसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, जैसे कि हम यहाँ से एग्जांपल लें जिरकोनियम का, आप यहाँ से देखें कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं? 40 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देखें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 50 हैं। तो मीन्स न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है कंपैरिजन विद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है? ये स्ट्रेट लाइन शो करती है कि जो न्यूक्लियाई स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे उन केसेस के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या होगी? 1:1 रेशो होगी। लेकिन जैसे जैसे हम हायर मास नंबर की तरफ मूव करते हैं ये स्ट्रेट लाइन अब क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। और ये किस तरह से शो होती है कि ये जो लाइन है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है? टूवार्ड्स नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। मीन्स न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं कंपैरिजन विद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। आप यहाँ से देखें बिस्मथ क्या है? बिस्मथ के केस में भी देखें, बिस्मथ के केस में क्या है कि 83 यहाँ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, बट कंपैरिजन विद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है न्यूक्लियस में। और ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें क्या हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को डोमिनेट करने के लिए उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि जोन स्टेबिलिटी क्या इंडिकेट कर रही है? ये बताती है कि जो न्यूक्लियस इस शेडिड रीजन में लाई करते हैं वो न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस इस शेडिड रीजन में लाई नहीं करते वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं। अगर हम इस जोन स्टेबिलिटी को ना देखें तो आप फर्स्ट देखें कि ये इस रीजन में जो न्यूक्लियस लाई करेंगे मीन्स उनके लिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और जो न्यूक्लियस इस रीजन में लाई करेंगे उनके लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो आप उसमें कितने भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बढ़ा दें तो वो न्यूक्लियस स्टेबल ही होगा। देयर इज़ अ लिमिट कि एक लिमिट तक ही अगर न्यूट्रॉन्स बढ़ाए जाएं तभी न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल होगा। बट अगर न्यूक्लियस में एक लिमिट से ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मीन्स अगर वो इस रीज़न में है कि उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, तब भी वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। और अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होगा। तो क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि उसमें इतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हों कि वो इस जोन स्टेबिलिटी में लाई करते हों। कि जो न्यूक्लियाई इस जोन स्टेबिलिटी में लाई करते होंगे मीन्स उनके बीच में एक नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में बैलेंस होगा, वही न्यूक्लियाई क्या होंगे? स्टेबल होंगे। जो न्यूक्लियाई जोन स्टेबिलिटी से अप या जोन स्टेबिलिटी से डाउन लाई करते होंगे वो न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होंगे। जैसे कि आप देखें कि जो न्यूक्लियाइज जोन स्टेबिलिटी से अप लाई करेंगे उनके लिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, बट जो न्यूक्लियाई जोन स्टेबिलिटी से नीचे लाई करेंगे उनके लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। और ये दोनों ही न्यूक्लियाई दोनों ही क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। तो न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए कि एक बैलेंस होना चाहिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बीच में। आप देखें कि सपोज जो न्यूक्लियस इस जोन स्टेबिलिटी से ऊपर लाई करते हैं, मीन्स जिसमें नंबर ऑफ़ क्या है?
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, डिके करेंगे ताकि वो इस जोन स्टेबिलिटी में लाई करें। इसी तरह जो न्यूक्लियाई जोन स्टेबिलिटी से नीचे लाई करते हैं इस रीजन में, वो भी क्या करेंगे, डिके प्रोसेस करेंगे या इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस करेंगे ताकि वो क्या करें, जोन स्टेबिलिटी में लाई करें। इसी तरह एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जिन न्यूक्लियाइज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, अल्फ़ा डिके करेंगे ताकि वो क्या करें, जोन स्टेबिलिटी में लाई कर सकें। तो आप यहाँ से देखें कि अल्फ़ा बीटा माइनस और बीटा प्लस डिके क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं कि बीटा माइनस डिके क्या है। ये वो न्यूक्लियाइज हैं, ये जो न्यूक्लियाई इस रीजन में है उनके लिए क्या है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा जो जिन न्यूक्लियाइज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, वो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेंगे खुद को स्टेबल करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखें कि जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन इंक्रीज़ हो जाता है और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो इट मीन्स क्या है कि जो न्यूक्लियाई इस रीजन में हैं, इन न्यूक्लियाइज के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो खुद को स्टेबल करने के लिए, मीन्स जोन स्टेबिलिटी बेल्ट में लाई करने के लिए, ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, बीटा माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेंगे ताकि वो इस जोन स्टेबिलिटी में लाई करें। तो जब न्यूक्लियाई से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो उस केस में क्या होगा, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण ये न्यूक्लियस क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, इस रीजन में मूव करेगा। और जब ये जोन स्टेबिलिटी में लाई करेगा तो वो न्यूक्लियाई आफ्टर डिके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप देखें कि जो न्यूक्लियाई इस रीजन में लाई कर रहे हैं, मीन्स जिनके लिए अप टू 83, अगर हम देखें जो 83 से लेस हैं जिनके मास नंबर, जो न्यूक्लियाई इस रीजन में लाई कर रहे हैं, उन न्यूक्लियाइज के लिए न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, या तो पॉजिट्रॉन का एमिशन करते हैं बीटा प्लस, या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं। तो इनका क्या मतलब है कि जब न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है तो पॉजिट्रॉन के एमिशन के टाइम पर एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ न्यूट्रिनो एमिट होता है। आप न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में डिटेल में आगे भी स्टडी करेंगे। आप देखें कि जब पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है तो एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन्स में, मीन्स पॉजिट्रॉन के एमिशन होने से न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर न्यूक्लियस में डिके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो वो अपवर्ड रीजन की तरफ मूव करेगा, और जब वो जोन स्टेबिलिटी में लाई करेगा तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पॉजिट्रॉन एमिशन के साथ साथ एक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या प्रोसेस है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो खुद को स्टेबल करने के लिए के शेल से, जो उसके सबसे क्लोज है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। तो जब न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देते हैं, न्यूट्रॉन बना देते हैं, और इसके साथ किसका, न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस के बाद क्या होगा, प्रोटॉन्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे इन कंपैरिजन विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस क्या होगा, डिके के बाद इस रीजन में लाई करेगा कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। बट आप देखें जिन न्यूक्लियाइज के लिए मास नंबर बहुत ज़्यादा है, मींस 83 से अबव है, वो न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा डिके कर रहे हैं। मींस कौन से पार्टिकल को एमिट कर रहे हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को, कि वो क्या हो जाएं, वो इस रीजन में लाई करें जिसमें एक क्या है, एक पर्टिकुलर रेशो है कि इनके बीच में, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में रेशो में क्या है, एक बैलेंस है, ताकि ये न्यूक्लियाई क्या करें, डीके होने के बाद इस रीजन में लाई करें और ये क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि न्यूक्लियस में
ऐसा नहीं है कि अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा। तो एक बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बीच में और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बीच में, ताकि वो क्या करें, एक स्टेबल रीजन में लाई कर सकें। इसी के साथ साथ हम स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को उनकी इस तरह से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो से ये भी ऑब्ज़र्व हुआ कि जिन न्यूक्लियाइज के लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ओड हैं वो न्यूक्लियस लेस स्टेबल है, बट जिन न्यूक्लियाइज के लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ओड हैं बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इवन है, वो कंपैरिजन विद ओड न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल है। और इसी तरह जिन न्यूक्लियाइज के केस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इवन है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ओड हैं, वो इन कंपैरिजन विद ओड इवन और ओड न्यूक्लियाइज से ज़्यादा स्टेबल हैं। बट जिन न्यूक्लियाइज के लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, वो न्यूक्लियाई इन न्यूक्लियाइज के कंपैरिजन में इवन ओड इवन और ओड न्यूक्लियाइज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। तो यहाँ ये नंबर दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं। तो ओड न्यूक्लियाइज के केस में ओड मीन्स जिसमें ओड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे और ओड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे, वो केवल कितने हैं, सिर्फ केवल 4 न्यूक्लियाइज ही ऐसे हैं जो स्टेबल होंगे। ओड इवन के केस में ये नंबर इन कंपैरिजन विद ओड ज़्यादा है और इवन ओड के केस में ये ओड से कुछ ज़्यादा है। बट अगर हम इवन का केस देखें कि जिसमें इवन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा है स्टेबल। तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से न्यूक्लियस स्टेबल होंगे और कौन से न्यूक्लियस अनस्टेबल होंगे। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जिन न्यूक्लियाइज के लिए बोथ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हैं, ओड हैं, वो लेस स्टेबल हैं और रेडियो एक्टिव होंगे। बट जो न्यूक्लियाइज के केस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही इवन हैं, वो न्यूक्लियाइज लेस रेडियो एक्टिव होंगे और ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसी के साथ आप ये देखें कि न्यूक्लियाइज में जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर वो मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर कौन से होते हैं, मैजिक नंबर्स आर 2, 8, 20, 28, 52, 82 या 126। कि अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ये मैजिक नंबर हैं, मींस इनमें से कोई नंबर है या तो 2, 8, 20, 28, 52, 82, तो वो न्यूक्लियस क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे और लेस रेडियो एक्टिव होंगे। मींस या तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मैजिक नंबर हो या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मैजिक नंबर हो, तो वो न्यूक्लियस भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे। आप ओड इवन का जो ये कंसेप्ट है, इसे समझने के लिए आप कुछ एक ये न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन दिए हुए दो न्यूक्लियाइज की न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो की बजाय आप ये देखें कि इवन ओड के कंसेप्ट से कि इन दोनों में से कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। अब यहाँ पे कौन से न्यूक्लियाई दिए हुए हैं, सोडियम 23 एंड सोडियम 24। देखिए आप, सोडियम 23 एंड सोडियम 24। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो यहाँ पे Z कितना हो जाएगा, 11। और इस केस में क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12। और इस केस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 13। तो आप यहाँ से देखें कि ये क्या है, इसमें क्या है, ओड और इवन। और इस केस में अगर देखें तो ये क्या है, ओड और ओड। इट मीन्स ये न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा और ये न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट क्या केस है कि अगर हम क्या देखें, जिंक 65 और जिंक 66, तो इनमें से प्रेडिक्ट करें कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो आप देखें जिंक 65 एंड जिंक 66। तो यहाँ से देखें Z किसके इक्वल होगा,
मीन्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जिंक के केस में 30, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 65 के केस में 35 और यहाँ 36। तो आप यहाँ से देखें ये क्या केस है, इसमें इवन और ओड, बट अगर हम ये वाला केस देखें तो यहाँ पर क्या है, इवन एंड इवन, इट मीन्स ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा और ये न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं मोलिब्डेनम का। इस केस में क्या है, मोलिब्डेनम 92 या मोलिब्डेनम 100। तो इस केस में इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इज़ 42। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, यहाँ 50 के इक्वल हैं और यहाँ 48 के इक्वल है। तो आप यहाँ से देखें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, मैजिक नंबर है, और इस केस में क्या है, दोनों इवन है, और ये क्या केस है, इवन और एक मैजिक नंबर है। तो इट मीन्स ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन विद दिस विल बी रेडियो एक्टिव। इसी तरह आप कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं इसी से रिलेटेड। फर्स्ट क्या है, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 17। तो आप देखें ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 17, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 8 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, 16 के केस में 8 और यहाँ न्यूट्रॉन्स 9। इट मीन्स ये केस क्या है, इवन और ये केस इवन ओड। तो ये न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल, और ये न्यूक्लियस क्या होगा, रेडियो एक्टिव। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है 17, 35 एंड क्लोरीन 36। तो आप इसमें भी देखिए क्लोरीन 35 17 एंड क्लोरीन 36 17। तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 35 के केस में 18 एंड 36 के केस में 19। सो ये केस क्या है, ओड इवन, बट दिस इज ओड ओड। तो इट मीन्स दिस न्यूक्लियाई इज स्टेबल in comparison with chlorine 36. Similarly, next one is neon 20 and neon 17. Neon 20 and neon 17. So number of protons कितने हैं 10 and number of neutrons neon 20 के केस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 10 और 17 के केस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7। तो ये केस है इवन बट दिस इज़ इवन ओड। इट मीन्स दिस वन इज़ स्टेबल बट नियॉन 17 इज़ रेडियो एक्टिव। एंड नेक्स्ट वन इज़ कैल्शियम 40 एंड कैल्शियम 45. So here number of protons are 20 but number of neutrons in case of calcium 40 will be 20 and number of neutrons in 45 will be 25. So this is case of even but this is case of even odd. So this nucleus will be stable in comparison with calcium 45. Last one is mercury 195 and mercury 196. So mercury 195 and mercury 196. So इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 80। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 80 बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 115 एंड इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 116. So this is the case of even odd but this is the case of even
even, so this nucleus will be stable in comparison with मरकरी 195. सो आप यहाँ से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे और कौन से न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे, कि जैसे हमने इस टेबल में भी देखा था कि न्यूक्लियाई, जिन न्यूक्लियाइज के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं, ओड हैं, वो न्यूक्लियस लेस स्टेबल हैं, और जिन न्यूक्लियाइज के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओड हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है, वो कंपैरिजन विद ओड ज़्यादा स्टेबल हैं, एंड जिन न्यूक्लियाइज के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, वो न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी.